गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको जो मटेरियल भेजा था उसको आज एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहला पेज था उसके अंदर आपको दिया गया है QVECU सिस्टम। क्या होता है ये QVECU सिस्टम? देखिए, Q का मतलब है यहाँ चार्ज से, V का मतलब है यहाँ पोटेंशियल से, ठीक है, और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से, ओके, और C का मतलब क्या है? कैपेसिटर से, और U का मतलब क्या है आपके पास? एनर्जी से। समझ में आ गई? ओके, ये कन्फ्यूजन क्लियर? ये क्या है? अब देखिए, हम क्या बताने वाले हैं इसके अंदर कि ये जो वैल्यूज हैं आपकी QVECU, इनके जो वैल्यूज हैं वो किस प्रकार चेंज होती हैं अगर हम मीडियम, एरिया या डिस्टेंस के अंदर अगर कोई चेंज करते हैं, तो जब बैटरी से कनेक्ट हो तो, और जब वो डिस्कनेक्ट हो तो। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें याद रखने हैं ये फॉर्मूले। जो हम ये फॉर्मूले पुट करने वाले हैं वो क्या कि सी के लिए जो आपको पता है, सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। लेकिन ये कब है? जब मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता है तब। अगर वैक्यूम की बजाय मीडियम ले लेते हैं तो और क्या आ जाता है? एप्सिलॉन आर। ठीक है, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, क्या होता है? हाफ CV² या हाफ Q² बाई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है V बाई डी, या होगा आपके पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन इंटू ए। ओके, देखिए अब कैसे करेंगे हम। सबसे पहले केस फर्स्ट में, जिसमें हमने क्या किया है, जो आपके पास बैटरी है वो कनेक्ट कर रखी है। बैटरी कनेक्ट कर रखी है, इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो क्या हो रहा है? आपका चार्ज हो रहा है। यानी ड्यूरिंग चार्जिंग जो है हमारे पास जो आपकी पोटेंशियल है, चार्ज है, या इलेक्ट्रिक फील्ड है, या एनर्जी है, उसके अंदर क्या चेंज आने वाला है वो देखिए। सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं इफेक्ट किसका? कि जो मीडियम हम उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर रखते हैं उसका। कि मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ये आपके पास क्या है? ये कैपेसिटर है, ठीक है भाई। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका क्या? नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर क्या मीडियम आपने यहाँ पे रख रखा है? ओके, मान लीजिए उसकी परमिटिविटी कितनी है? वो है एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन आर। तो वो इस प्रकार, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है क्या? C इजिकल टू क्या? C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई डी। एक तो फॉर्मूला ये है, एक आपके पास ये फॉर्मूला है, इधर देखिए क्या है आपके पास? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? जो Q है ना इस फॉर्मूले में, सबसे पहले हम Q को देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए Q जो है वो किस प्रकार, अगर इसको आप इधर लेके आओगे, इस सिस्टम को आप इधर लेके आओगे तो एप्सिलॉन आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी Q के एप्सिलॉन आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। या Q इजिकल टू, एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, Q इजिकल टू CV। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एप्सिलॉन आर के। यानी C क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। अगर C इंक्रीज होने वाला है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो Q भी क्या होगा इस केस में? इंक्रीज होगा। क्लियर ये बात? यानी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अगर उसको बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होगा? जो Q है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम, अगर एरिया के अंदर चेंज करते हैं, दैट इज़ एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आपका जो चार्ज है उसके अंदर क्या चेंज आने वाला है? देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है हमें? कि जो आपके पास सीधी सी बात है, अभी पढ़ के आए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब यहाँ इस फॉर्मूले में देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? A। यानी C क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। C इंक्रीज हो रहा है तो Q भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया इंक्रीज होने से जो Q है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं डिस्टेंस का क्या इफेक्ट करने वाला है। यहाँ डिस्टेंस को हम देखना, ध्यान देना, डिक्रीज कर रहे हैं। यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर D डिक्रीज होगा तो C क्या होगा? इंक्रीज। और C इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। C इंक्रीज तो Q भी क्या? इंक्रीज। तो Q डिस्टेंस डिक्रीज होने से क्या होगा? Q जो है वो इंक्रीज होगा। ध्यान देना, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो तो Q क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ गई बातें? चलिए
अगला हम देख रहे हैं अब किसको, कि जो पोटेंशियल है उसके अंदर क्या चेंज आने वाला है। ये बात हमेशा याद रखना कि ड्यूरिंग द चार्जिंग पोटेंशियल क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट। ओके, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या बताया, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, वी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। वी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। ओके, तो चाहे आप कोई भी चेंज करें, चाहे आप किसके अंदर चेंज करो, मीडियम के अंदर चेंज करो, या एरिया के अंदर चेंज करो, या डिस्टेंस के अंदर चेंज करो, लेकिन वी जो है उसके अंदर चार्जिंग के दौरान कोई भी चेंज नहीं आएगा। सभी में ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे एरिया हो, चाहे आपका मीडियम हो, चाहे आपका डिस्टेंस हो। ठीक है, तो वी क्या रहने वाला है आपका, सेम। चलिए अब आगे हम देख रहे हैं, आगे क्या है आपके पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर क्या चेंज आने वाला है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, E इजिकल टू वी बाई डी, इजिकल टू वी बाई डी। अब देखिए जब हमने मीडियम जो है उसकी स्ट्रेंथ को अगर मतलब परमिटिविटी को चेंज किया है, मीडियम को अगर चेंज किया है, तो पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज आया था क्या, नहीं आया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ई क्या रहेगी, वी कांस्टेंट है तो ई भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ध्यान दीजिए अगर मीडियम के अंदर चेंज हो रहा है तो ही बात है ये हमारी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप एरिया के अंदर चेंज करें तो एरिया के अंदर भी अगर हम चेंज करते हैं तो वी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ई इजिकल टू क्या है आपके पास, वी बाय डी। अब वी क्या है, कांस्टेंट, और डी को हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ई भी क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट रहने वाला है। यानी एरिया को इंक्रीज करोगे तो ई क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। दोनों बातें क्लियर। अब तीसरी बात देखिए, अब डी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, यानी डी को क्या करने वाले हैं, डिक्रीज करने वाले हैं। और ई किसके बराबर है, वी बाय डी। अब डी तो कांस्टेंट है आपका, लेकिन डी क्या है, डी के अंदर तो चेंज आ रहा है ना, और डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डी को क्या करने जा रहे हो आप, डिक्रीज करने जा रहे हो। इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा देखो, ई किसके बराबर था आपका, ई किसके बराबर था हमारा, ई इजिकल टू वी बाई डी। अगर डी डिक्रीज हो रहा है तो ई क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब हम चेंज देखने जा रहे हैं किसके अंदर, जो कैपेसिटी है उसके अंदर। ठीक है, कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो किस प्रकार चेंज होगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये है, यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। अगर आप मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी वैक्यूम के बजाय दूसरा लेके आ रहे हो, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू वैक्यूम की सबसे कम होती है, और उसके बाद सबसे क्या होती चली जाती है, ये हर मीडियम के लिए इंक्रीज होती चली जाती है। यानी मीडियम इंट्रोड्यूस वैक्यूम की बजाय दूसरा करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। दूसरी बात, एरिया अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज, और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया की, यानी सी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब डी को क्या करने जा रहे हैं हम, डिक्रीज, और सी जो है इसके क्या होता है, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और सी डिक्रीज है तो डी डिक्रीज है तो सी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बताया कि जो अगर आपके पास डी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो सी क्या होगा आपका, इंक्रीज। क्लियर। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस डिक्रीज होने से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और मीडियम इंट्रोड्यूस करने से भी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा। अब देखने जा रहे हैं हम एनर्जी। एनर्जी के अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। V तो कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और C की हमने क्या देखा, इसके अंदर भी इंक्रीज था तो यहाँ भी U भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसके अंदर भी इंक्रीज था तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और इसके अंदर भी क्या था, ये इंक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज होने से तो U भी क्या हो जाएगा, तीनों ही केसेस में इंक्रीज होगा। क्लियर। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं क्या, कि अगर आपके पास जो अगर बैटरी है उसको हम हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उस टाइम जो आपका कैपेसिटर है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। या तो वो देगा डिस्कनेक्ट, ठीक है, या कुछ भी ना दे रखा हो तो भी इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्चार्जिंग का केस अप्लाई करना है।
समझ में आ गई? वही सेम तरीका, सेम चीज़, बस एक बात ध्यान रखना, वहाँ पे तो क्या था, चार्जिंग के दौरान V कांस्टेंट था। अब डिस्चार्जिंग के दौरान क्या रहने वाला है, डिस्चार्जिंग के दौरान जो आपका Q है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये बात ध्यान देना कि जब आपके पास चार्जिंग हो रही हो तो V कांस्टेंट, और डिस्चार्जिंग हो रही हो तो कौन कांस्टेंट, Q कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो Q रहने वाला है यहाँ पे कांस्टेंट, चाहे आप मीडियम के अंदर कोई चेंज करें या फिर एरिया के अंदर कोई चेंज करें या फिर डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज करें, ये चीज़ क्या रहेगी, Q वाली कांस्टेंट। अब देखते हैं पोटेंशियल के अंदर चेंज क्या होगा। अब पोटेंशियल जो है V जो है वो किसके बराबर है, Q बाय C। V बराबर है किसके, Q बाय C, क्योंकि Q किसके बराबर होता है, CV, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो C अगर इंक्रीज तो V डिक्रीज। ओके, अब मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, यानी C क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो V क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, ऐसे ही एरिया की क्या होता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी C क्या होगा, इंक्रीज, तो V क्या होगा, डिक्रीज, तो इस केस में भी V क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब कह रहे हैं कि डिस्टेंस के C क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो C क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो C अगर इंक्रीज है तो V क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो इस केस में V क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी इन केसेस में V क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, एरिया इंक्रीज करते हैं और डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, तो V क्या है, डिक्रीज होगा आपका। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A, यानी मीडियम इंट्रोड्यूस किया आपने, मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, मतलब अगर ये वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये क्या होगी, डिक्रीज, इसका मतलब E डिक्रीज व्हेन मीडियम इंट्रोड्यूस्ड। दूसरी बात, जब आप एरिया को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूला के अंदर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब E क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी E क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तीसरी बात क्या है कि हमने क्या किया है, जो आपका डिस्टेंस अगर डिक्रीज करते हैं तो देखिए इसके अंदर डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का क्या नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका डिस्टेंस डिक्रीज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। अब बात आ रही है अपनी कैपेसिटी की। कैपेसिटी के अंदर हम अगर देखते हैं तो हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये यूज करने वाले हैं आप, क्या है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय D। तो यहाँ से देखिए C क्या होगा, एप्सिलॉन R इन C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, यानी C इंक्रीज। एरिया के भी क्या होता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी C इंक्रीज। डिस्टेंस के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी D डिक्रीज, तो C इंक्रीज। ओके, अब लास्ट आपका पास का है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 Q² बाय C, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ देखो अब सब में C क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, कहीं भी कभी भी पूछी जाएं तो इनका जवाब जिससे आप दे सको। देखिए आगे चलते हैं, आगे एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कि आपको कैपेसिटर्स दे रखे हैं, ये एक कितना है 10 माइक्रोफैरड का, C1 कितना है 10 माइक्रोफैरड, C1 बराबर 10 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 15 माइक्रोफैरड और C3 कितना है भाई 30 माइक्रोफैरड। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हर एक के ऊपर चार्ज कितना होगा। देखिए आपको बच्चा पता है कि अगर ये कैसा कम्बिनेशन है, ये सीरीज कम्बिनेशन है और सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, हर किसी के ऊपर सेम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नेट कैपेसिटेंस इसका निकाल लो और फिर चार्ज आपके पास आ जाएगा। नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, यू नो वेरी वेल, कैसे यूज करोगे आप
आपको पता है सीरीज कम्बिनेशन में है, तो कैसे जोड़ते हैं हम 1/10, 1/15, 1/30, एलसीएम 30, यहाँ से 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6/30। सी कितना आ जाएगा 30/6, यानी कितना आ गया आपके पास 5 माइक्रो फैरड। ओके, देखिए तो सी आपके पास आ चुका है 5 माइक्रो फैरड और Q = CV आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा 300 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से एनर्जी निकालने, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपके पास Q है और V है, तो 1/2 QV, ये आपके पास क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, 18,000 माइक्रोजूल या 18 मिली जूल, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर ये आपके पास एक डायग्राम है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसका चार्ज बताइए, इनके ऊपर, इन कैपेसिटर्स के ऊपर कितना होगा और इनकी एनर्जी। सेम ऊपर वाले की तरह ही करना है, सीरीज कम्बिनेशन है, नेट कैपेसिटेंस निकाल लो 1/2 + 1 क्या है 6, तो 6 एलसीएम 3 + 2, ठीक है 3 + 1 सॉरी 4/6। तो इस प्रकार आपके पास नेट कैपेसिटेंस यहाँ से आ जाएगा। फिर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q = CV, V कितना है 20, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में इसके पास और इसके पास दोनों के पास क्या रहने वाला है ये 20। ओके, तो 20 × ये यूज करके आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 30 माइक्रो कूलम, और ये आपके पास क्या आएगा जो C है वो क्या आ जाएगा नेट, अगर आप निकालोगे इसको सॉल्व करके 1/2 + 1/6 करके, ये आपके पास कितना आता है वो देख लेना, आपके पास कितना आएगा। वहाँ से फिर C आ जाएगा, C आने के बाद Q आ जाएगा, Q आने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास एनर्जी जो है वो फाइंड आउट आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या कि ये आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, ध्यान से सुनिए कि आपके पास ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 3 माइक्रो फैरड, ये वाला कितना है 1 माइक्रो फैरड, ये वाला कितना है आपके पास बोलिए, देखिए 5 माइक्रो फैरड, ये कितना है 5 माइक्रो फैरड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके और ये कितना है आपके पास 4 माइक्रो फैरड, और वोल्टेज कितनी अप्लाई हो रही है CV कितनी वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, वही आपके पास ये जो आपके पास दे रखा है ये वाला केस, उसके अंदर आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है V सब के लिए क्या होगा सेम होगा। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है बोलो, बिल्कुल सही 6 वोल्ट, इस केस के लिए भी 6 वोल्ट और इस पूरे के लिए भी कितनी 6 वोल्ट। लेकिन यहाँ आके इसके लिए और इसके लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो हम देखेंगे कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, C जो है इस केस के लिए हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इसका C कितना आ जाएगा, आपको अच्छे से पता है, पैरेलल है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 6, 1 + 5 कितना आ गया 6 माइक्रो फैरड। अब इसका कितना हो जाएगा आपके पास, यानी 1/3 + 1/6, 6 एलसीएम 2 + 1 यानी 3/6 यानी 6/3। C की वैल्यू कितनी आ गई, इसके लिए नेट C कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब C कितना आया 2 माइक्रो फैरड, V कितना है आपके पास, C कितना आ गया 2 माइक्रो फैरड C इक्विवेलेंट, और V कितना है आपके पास 6। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, Q = कितना चला जाएगा इसके पास, ज़रा बताओ मुझे। बिल्कुल सही 6 दूनी 12, कितना 12 माइक्रो कूलम चार्ज, यानी इसके पास क्या होने वाला है 12 माइक्रो कूलम चार्ज होने वाला है, और इन दोनों के पास भी क्या होने वाला है 12 माइक्रो कूलम चार्ज होने वाला है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पास 12 माइक्रो कूलम होगा, अलग अलग के पास नहीं। ठीक है, यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा ना वो 12 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। अब हमारे पास यहाँ पे Q की वैल्यू आ चुकी है, Q की वैल्यू कितनी आई है 12 माइक्रो कूलम, और C कितना है आपके पास 3 माइक्रो फैरड। तो V कितना आ जाएगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ ज़रा। Q = क्या होता है CV, तो ये किसके बराबर आ जाएगा Q/C, यानी 12/3 4 वोल्ट। तो इसके पास कितनी वोल्टेज होगी 4 वोल्ट की
ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 4 वोल्ट की। ओके, अब इसके अंदर देखिए यहाँ भी आपके पास क्या है 12 है, अब 4 इसके पास चले गई, टोटल सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब बच गया कितना 2 वोल्ट, तो इसके पास कितनी जाने वाली है 2, यानी इसके पास भी 2 होने क्योंकि पैरेलल है, और इसके पास भी क्या होगी 2 वोल्ट होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका Q अलग अलग निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू CV यानी Q कितना CV, तो Q इसका कितना आ जाएगा C1 और ये 2 यानी 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसके पास कितना होगा Q इक्वल टू C कितना है 5 और ये 2 यानी 10। इसके पास तो कितना रहने वाला है चार्ज 10 माइक्रो कूलम, इसके पास कितने रहने वाला है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, ओके, आ गया होगा समझ में, एक बार ट्राई करना। अगला है आपके पास, ये क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम आपके पास है कि 20 वोल्ट की बैटरी है आपके पास। ठीक है, और ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, एक तो C इक्विवेलेंट निकालना है इसका, और एक क्या निकालना है Q निकालना है आपको कि इसके पास, इनके कैपेसिटर्स के पास Q जो है वो कितना जाने वाला है। निकाल दोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखो, ये आपके पास कितना है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये कितना है आपके पास, सारे 10 माइक्रोफैरड के हैं। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये तो कितना हो जाएगा 20, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10 एलशियम 20, 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया 5/20 यानी 20/5 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 4 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट आ गया। अब Q कितना वाला है, Q इक्वल टू CV निकाल दोगे तो 80 माइक्रोकूलम, इसके पास भी 80 माइक्रोकूलम, इसके पास भी 80 माइक्रोकूलम और इसके पास भी 80। इनका अलग अलग निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये देखिए बराबर कैपेसिटेंस है तो 80 40 इनके पास चला जाएगा, V दोनों के पास सेम है। ओके, 10 इनकी वोल्टेज और इसकी भी 10 वोल्ट और इसकी भी कितनी हो जाएगी, सॉरी 20। हाँ, ये V है ना, इनका V और इनका V जो है वो अलग अलग रहने वाला, ये बात ध्यान देना। ये आप निकाल सकते हो क्योंकि चार्ज आ जाएगा आपके पास यहाँ से, तो V हम निकाल सकते हैं। चार्ज कितना है 80 माइक्रोकूलम, तो V जो है वो क्या हो जाएगा Q/C। तो इस प्रकार हम 20 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका तो इसका भी क्या, इसका क्या आएगा देख लेना, चेक करके एक बार क्या आता है आंसर। ठीक है, आगे देखो, अब ये दे रखा है आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है कि फाइंड आउट द चार्ज। आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो देखो, इसको समझने से पहले हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम लूप रूल बोलते हैं, जो आपकी सेकंड यूनिट में आएगा, तो वो आपको हम सेकंड यूनिट में पढ़ाएंगे, लेकिन इसको समझा देते हैं। देखिए क्या, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कैपेसिटर तो ये है, एक कैपेसिटर ये है, और ये दो आपके पास बैटरी लगा रखी हैं। आपसे पूछा गया है कि जो चार्ज होगा वो कितना होगा इन कैपेसिटर्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो ये बात देखिए कि ये भी नेगेटिव से है, ये भी नेगेटिव से है, ऐसे ये भी पॉजिटिव से है और ये भी किससे है, पॉजिटिव से है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है आपका, वो भी किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा आपका, क्या आप बता सकते हैं कैपेसिटर्स का, सोच के और फिर बताना। ठीक है, ओके, देखिए अब यहाँ से क्या दे रखा है आपको कि हमें निकालना है नेट चार्ज। क्या है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 माइक्रोफैरड है और ये 3 माइक्रोफैरड है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लूप बनाएंगे, उस लूप के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमें निकालना है सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल किसका निकालेंगे, जो आपके पास ये है इसका निकालेंगे। हम इस प्रकार चलने वाले हैं, देखिए इस प्रकार। ठीक है, तो आपको पता है V इक्वल टू Q/C, बिल्कुल। मान लिया Q चार्ज है, यहाँ पे जो हमें निकालना है वो Q है, तो Q/ क्या हो जाएगा 3। ये कितनी है, देखो ये जिसका निशान पहले है ना वो है, पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निशान लेंगे हम। ठीक है, लूप रूल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये नियम है आपके पास। और ये Q/5
5 और यहाँ देखो पहले माइनस आया है तो इस वजह से क्या यूज कर लोगे -20। आगे समझ में? ठीक है, दोबारा देख लो क्या आएगा यहाँ पे। इसका जो v है वो कितना होगा, इसका v होगा q/3, इसका v कितना यूज करोगे 4, इसका क्या करोगे q/5 और इसका क्या यूज करोगे -b। इन निशान के साथ इनको जोड़ दीजिए। नेट क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ओके, ये देखिए 1/q कॉमन 1/3 + 1/5। अब यहाँ से देखिए ये 4 और ये 20 कितना रह गया -16। ठीक करना है इसको, ये क्या आएगा -16 किसके बराबर 0। इधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ से फिर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 8/15 उधर जाके क्या हो जाएगा 15/8। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, ये m पॉइंट जो दे रखा है ना वहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप कैसे कर, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ और यहाँ चार्ज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है C1 पे और C2 पे। तो Q1 = Q2। अब यहाँ से जब ये यहाँ जाता है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, V - Vm। ऐसे यहाँ से जब यहाँ जाता है तो Vm - V2, ये V1 है और ये V2 है। तो Vm जो है इसको जब आप खोल लोगे तो यहाँ से देखिए इसको क्या बोलते हैं, C1V - C1Vm = C2Vm और -C2V2। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करते हैं ना, Vm क्या ले लेते हैं, Vm को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये माइनस आके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1V1 + C2V2 किसके बराबर हो जाएगा, ये C1 + C2 × Vm। तो Vm निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, C1V1 + C2V2/C1 + C2। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, इसके अंदर हम डिवीजन अब पढ़ने वाले हैं कि हमने जो कैपेसिटर पढ़ा था अगर उनको डिवाइड कर दे, जैसे ये हमने कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है, ये डिस्टेंस होता था आपके पास, ठीक है, और ये जो होता था ये पूरा, इसको हम एरिया लेते थे, जैसे ये है और कॉमन एरिया लेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार कह के अगर एरिया या मतलब के अंदर चेंज कर देते हैं तो आप किस प्रकार उनको जो कैपेसिटी है उनकी निकाल पाएंगे। देखिए मान लीजिए ये आपके पास कोई कैपेसिटर था, ठीक है, ये वाला। अब हमने क्या किया, इसको 2 के अंदर डिवाइड कर दिया। एक एरिया तो ये A1 नाम दे दिया, एक एरिया क्या है ये आपके पास मान लिया A2 नाम दे दिया, ठीक है, अलग अलग एरिया यूज करके। और इनकी जो मान लिया इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K2। तो यहाँ से नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, देखिए अब ये ना 2 कैपेसिटर की तरह काम करेंगे, एक तो C1 ये और एक ये C2। और ये कैपेसिटर कैसे होंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। तो ऐसे काटते हो ना तब, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आगे हम सीखेंगे अगर ऐसे बीचों बीच अलग अलग करते हैं मीडियम, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, C1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, एप्सिलॉन r की बजाय K1 हो जाएगी A1/d। ऐसे ही प्लस C2 की वैल्यू एप्सिलॉन K2, ठीक है। अब A2/d टोटल आपके पास यहाँ से देखिए एप्सिलॉन/d जो है वो कॉमन आपके पास ये कैपेसिटेंस आ जाते हैं। अगर A1 और A2 जो हैं वो बराबर हैं तो उस टाइम क्या आ जाएगा, A1 और A2 है वो बराबर बराबर में बांट दिया, यानी A1 की वैल्यू कितनी A/2, A2 की वैल्यू भी कितनी A/2। तो यहाँ से A1 A2 की जगह क्या यूज कर दोगे A/2। तो क्या आ जाएगा आपके पास AB कॉमन K1 + K2/2। ये क्या आ गया C0 × K1 + K2/2। ओके, यानी इसके अंदर हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं जब आप कैपेसिटर को कैसे डिवाइड करते हैं, बाय एरिया। जब आप इसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिखा रखा आपको, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, यानी कि अगर ये आपके पास कैपेसिटर है और इस प्रकार आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये D1, ठीक है, और ये कितना D2, इसके अंदर कितना कौन सा डाइलेक्ट्रिक भर दिया K1 वाला और इसके अंदर K2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपका मतलब D है वो किस प्रकार काम करेगा, D1/K1। इधर कैसे होगा, ये D2/K2। समझ में आ गई। अगर ये दोनों ही डिस्टेंसेस आप बराबर इक्वली डिवाइड करते हैं तो स्पेशल केस आता है आपके पास
यानी d1 इज इक्वल टू d2 और वो किसके बराबर d/2। सब की जगह क्या कर लेना है आपको d/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा k2 प्लस k1, ये k1 k2 भी ऊपर चला जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए ये देखिए ये दिखा रखा। अब हमने इसको क्या कर दिया, फुल इक्वल डिविजन्स में कर दिया। फुल इक्वल डिविजन्स में करोगे तो क्या ये 4 आ जाएंगे आपके पास। कोई नहीं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो पहले भी बता चुके हैं, ये आप सोच रहे होगे ये हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बना है इस प्रकार का। तो यहाँ C1 की वैल्यू जब आप पुट करोगे ना, C1 कितना आएगा यहाँ से, आपको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A/D1। तो इसको क्या यूज, अब यहाँ पे आपके पास क्या रहने वाला है, एप्सिलॉन नोट की बजाय क्या है कि एप्सिलॉन R यूज करने वाले हैं, यानी K1 यूज करने वाले हैं। इसको कैसे यूज करोगे आप, अगर 1/C1 लिखना हो तो कैसे यूज करेंगे हम, कि आपके पास जो D1 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट आगे, हाँ क्या यूज कर K1A। इस K1 को हम इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं कि जो C1 है ना वो किसके बराबर होगा, D1 बाय K अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। एक ही बात है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1/C1 1/C2 1/C3 इस प्रकार C इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो आपके पास ये आंसर आने वाला है, ठीक है। इसको कॉपी में सोल्व करके देखना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना। आगे बात समझ में। अब देखो ये एग्जाम्पल लेके बता रखा है कि फर्स्ट मान लिया वाटर, दूसरा क्या मान लिया एयर, तीसरा क्या मान लिया आपने AU, चौथा क्या मान लिया गैस। तो अलग अलग K1 K2 K3 सारी वैल्यूज हमने पुट करके देखी, C इक्विवेलेंट जो है वो निकाला। यानी बाय एरिया तो सीधे जुड़ जाएगा आपके पास, और बाय क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएगा अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर रही हैं तो। अगला केस देखिए, अब की बार कैपेसिटर के अंदर हमने क्या किया, एक कंडक्टर रख दिया है भाई। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है हैविंग थिकनेस T प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है T की, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, हाँ वही वाला है बिल्कुल, ये आर्टिकल हमने किया था वही सेम यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, ओके। यहाँ पे इसने क्या है कि इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको क्या मान लिया t, ठीक है। तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी t माइनस टी, जो हम पहले कर चुके हैं एप्सिलॉन नॉट A/x/1, क्योंकि यहाँ क्या रहने वाली है आपके पास वैक्यूम रहने वाला है, यहाँ भी क्या रहने वाला है आपके पास वैक्यूम रहने वाला है। तो दोनों के लिए 1 यूज हो जाएगा और इसके लिए एप्सिलॉन R है तो ये यूज हो जाएगा। यानी एरिया वाइज इसको हमने 3 एरिया बन गए आपके पास, यहाँ पे एक ये वाला और एक ये, तो अलग अलग सब के लिए हमने ये किया है, ठीक है, ओके। अगला देखिए C इक्विवेलेंट जो है, अगर हम एक कंडक्टर रख देते हैं, क्या रख देते हैं हम, कि ये आपके पास जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक कंडक्टिंग स्लैब रख दें, तो इस कंडक्टिंग स्लैब में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो किस एरिया में आपका कैपेसिटेंस होगा, इसमें और इसके अंदर, सिर्फ इतने डिस्टेंस के अंदर होगा, और वो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D की वजह क्या आ जाएगा D माइनस टी। सिंपली ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। अगर कह रहा है कि अगर आपके पास जैसे एक कैपेसिटर है ये, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर है और एक वायर फॉइल रख दी हमने, फॉइल की जो थिकनेस वो काफ़ी पतली होती है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, तो उसको हम ना के बराबर लेके चलेंगे और आपके पास कैपेसिटेंस क्या रहने वाला है, क्या एप्सिलॉन नॉट A/D बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, ओके। अब एक और केस मैं देती हूँ आपको कि एक आपके पास कैपेसिटर है इस प्रकार, ठीक है, हाँ, और हमने एक वायर रख दी, इस प्रकार रख दी वायर H शेप में। अब बताइए, अब ये जो चीज़ है ना ये आपके पास कितनी है, T है, इसकी जो थिकनेस है पूरे की वो T है। आप बताना आपके पास कैपेसिटी क्या होगी। देखो अगर आइडिया चाहिए तो चलो मैं ही बता देती हूँ। इसके अंदर ये जो H बनाया है तो यहाँ आपके पास, क्योंकि आपस में ये कनेक्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो सिर्फ इसके अंदर और इसके अंदर कैपेसिटी आपकी काम करेगी। ऐसी बदल दे केस, ऐसे दे दे, ये कैपेसिटर है भाई, ये वायर है, इनको ऐसे अटैच कर दे तो सिर्फ इसके अंदर आपके पास कैपेसिटेंस होगा। यहाँ फिर से आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे देगा। ठीक है, ओके। अब ये देखिए यहाँ से आपके पास ये दूरी बढ़ा दी, इसके अंदर डी की वैल्यू अलग है, इसके अंदर अलग है। ये देखो यहाँ से, हाँ देखो क्या है आपके पास, ये 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आपको बताना है कि इसके अंदर देखो हमने क्या कर रखा है, जो मीडियम है वो इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, ये देखिए सी, एक तो सी ये है, एक का सी ये है, एक का सी ये है। अलग अलग मीडियम होने के कारण इनकी सी की वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही तरीका है, आप के की वैल्यू पुट करके देख लो, कोई के सबके लिए सेम है। ठीक है, के की वैल्यू पुट करो, आप 1 पुट करोगे तो सारे सेम आ जाएंगे, तो आप 1 पुट ना करके आप कुछ और पुट करो। क्या पुट कर लो आप, 2 पुट कर लो। 2 पुट करोगे तो ये तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। जब यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जो C2 है वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D 2 + 1/2 यानी 3/2। यहाँ पे क्या आने वाला है, 3/2। जब इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा, 4/3। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, 3/2 वाला, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। फिर क्या है, ये वाला, और सबसे कम ये वाला। ओके, अब देखिए आगे जो आपके पास है स्फेरिकल कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए हमने क्या निकाल रखा है, जो फॉर्मूला है उसका कैपेसिटी का, वो फाइंड आउट किया है। इसके लिए हमने क्या लिया, दो, जैसे हमने उसके अंदर पैरेलल प्लेट के अंदर 2 प्लेट लेते हैं, यहाँ पे 2 स्फीयर लेंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे को क्या करेंगे, अनचार्ज को लेके आएंगे, और जब उसके पास रखोगे तो आपको पता है इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। सिर्फ कहाँ रह गया चार्ज, इसकी साइड यहाँ रह जाएगा, और यहाँ रह जाएगा आपके पास इसके आउटर सरफेस के ऊपर। तो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करने लग जाएगा। इस रीजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और कैपेसिटी इसके अंदर बन जाएगी चार्ज स्टोर करने की। कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए ये VA है इसका पोटेंशियल। ठीक है, इस कैपेसिटर का, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, VA, इसका क्या है, VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, VA माइनस VB। अब VB को अर्थ से कनेक्ट कर रखा है तो इसका पोटेंशियल कितना, 0। आपके पास क्या रह गया, ओनली VA। अब VA कैसे निकालोगे, देखो स्फीयर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सही, याद है आपको, हाँ। तो बताइए क्या, KQ/, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था आपके पास, KQ/R। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए R1, अगले के लिए क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, R1, और ये रेडियस कितनी है, R2। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट V आ गया। अब C निकालने का फॉर्मूला क्या है, C = Q/V। Q/V, V की वैल्यू पुट कीजिए, Q से Q कैंसिल, 4πε0 ऊपर, εr R1 R2/, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ये सिलेंड्रिकल के लिए है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, सिलेबस में आपके ये नहीं है, ओनली आप इसका फॉर्मूला है वो याद कर लें। क्या होता है, πε0 L/log E ब्रैकेट R2/R1। ओके, ठीक है। ये जो आपके पास है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और अगला टॉपिक जो है आपके पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का RC कॉम्बिनेशन है। ये जो है वो कैपेसिटर के बाद हम जब 4th यूनिट पढ़ेंगे तो उसका टाइम हम पढ़ते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसके अंदर Q, VR, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी इनको अगर नोट कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो आप इनको बाद में नोट करना, इनको अभी नोट ना करें। ठीक है भाई, ओके, चलिए, थैंक यू।